नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस क्लासेस में। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशो। सीपीआर में नॉर्मल वेंटिलेशन कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशो कितना होता है बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है 30:2, सेकेंड है 15:2, थर्ड है 2:30 और फोर्थ है 15:1। बताइए नॉर्मल कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशो कितना होता है। सीपीआर करते हैं तो कितनी बार उसका चेस्ट कंप्रेशन करेंगे और कितनी बार रेस्पिरेशन देंगे। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर 1। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 है ना, 30:2 है ना, क्योंकि सीपीआर में क्या होता है, 100 कंप्रेशन पर मिनट लगा देते हैं। चेस्ट कंप्रेशन होता है ना, वो 1 मिनट में 100 बार देते हैं और 30:2 के कंप्रेशन में उसको रेस्पिरेशन देते हैं। तो आंसर कौन सा होगा? 30:2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल यूजिंग ए कार्डियोटोकोग्राम द गिवन फीटल हार्ट रेट टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन शो। द फीटल हार्ट रेट ग्रेजुअली डिक्रीज एंड रिटर्न टू बेसलाइन व्हाट द नाdir of the declaration occur after the peak of each uterine contraction। जब सीटीजी करते हैं पेशेंट, जब किसी प्रेग्नेंट लेडीज़ की सीटीजी करते हैं फीटल हार्ट रेट और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का रिलेशन जानने के लिए, है ना, तो फिर जो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हार्ट रेट में क्या उसका रिलेशन रहेगा। ठीक है, तो हार्ट रेट जो होती है, फीटल हार्ट रेट वह डिक्रीज होती है और फिर नॉर्मल हो जाती है। इस रिलेशन को जानने के लिए, हर एक कॉन्ट्रैक्शन में उस रिलेशन को जानने के लिए क्या उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन 1 है अर्ली डिक्लेरेशन, ऑप्शन 2 है लेट डिक्लेरेशन, ऑप्शन 3 है वेरिएबल डिक्लेरेशन और ऑप्शन 4 है एक्सेलरेशन। बताइए क्या बोलेंगे? क्या लिखा है? व्हाट द nadir ऑफ डिक्लेरेशन अकर आफ्टर द पीक ऑफ ईच यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ईच यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वह अपनी श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। तो क्या बोलेंगे? उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 लेट डिक्लेरेशन। क्या बोलेंगे? लेट डिक्लेरेशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ नेजोफेरेंजियल एयरवे इज। किसी पेशेंट को नेजोफेरेंजियल एयरवे लगा रहे हैं तो उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या हैं? ऑप्शन 1 है स्कल बेस फ्रैक्चर, ऑप्शन 2 है सीडेट पेशेंट, ऑप्शन 3 है अनकॉन्शियस, ऑप्शन 4 है ड्यूरिंग डेंटल प्रोसीजर। बताइए कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब नहीं करना उस टाइम पे, है ना। क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है उसके जो फेरेंजियल एयरवे के? बताइए स्कल बेस फ्रैक्चर में नहीं करना यूज जो फेरेंजियल एयरवे, या फिर पेशेंट का सेडेशन किया है उसमें अनकॉन्शियस पेशेंट का, या फिर डेंटल प्रोसीजर के दौरान। तो इसका ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, है ना। जब किसी पेशेंट को स्कल बेस फ्रैक्चर होता है तो उस समय नेजोफेरेंजियल एयरवे यूज नहीं करते हैं, है ना। लेकिन अगर पेशेंट सेडेट है, उसको अनकॉन्शियस है, या डेंटल प्रोसीजर के दौरान नेजोफेरेंजियल एयरवे का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को स्कल बेस फ्रैक्चर है तो उसमें नेजोफेरेंजियल एयरवे का उपयोग नहीं करेंगे। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई फ्लो ऑफ वेंटिलेशन। बताइए हाई फ्लो ऑफ वेंटिलेशन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ऑप्शन 1 है एस्पायरेशन, ऑप्शन 2 है न्यूमोथोरैक्स, ऑप्शन 3 है डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, ऑप्शन 4 है सीओपीडी। बताइए हाई फ्लो ऑफ वेंटिलेशन के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एस्पायरेशन हो जाएगा, एस्पायरेशन का कोई मतलब नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 है न्यूमोथोरैक्स होगा, या फिर डायफ्रैग्मेटिक हर्निया होगा, या फिर सीओपीडी होगा। तो कॉम्प्लिकेशन इसका हो सकता है न्यूमोथोरैक्स। क्या हो सकता है? न्यूमोथोरैक्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका
राइट आंसर होगा। ठीक है, हाई फ्लो वेंटिलेशन की क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, वह है न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। एस्पायरेशन तो कोई चांस नहीं है ना। एस्पायरेशन होना मीन्स किसी फॉरेन पार्टिकल का एयरवे में जाना, एस्पायरेशन नहीं होगा। डायफ्रैगमेटिक हर्निया, तो कोई डायफ्रैगमेटिक हर्निया नहीं हो सकता, कोई चोट वाला कारण तो है नहीं है। और सीओपीडी तो एक डिसीज़ कंडीशन है, ठीक है ना। तो न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, जो चेस्ट कैविटी है उसमें एयर इकट्ठा एक्युमुलेशन हो सकता है, ठीक है ना, ड्यू टू हाई वेंटिलेशन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आइडेंटिफाई द FiO2 रेट इन द गिवन बेंचरी मास्क। FiO2 का जो रेट क्या है बेंचरी मास्क का, ऑप्शन नंबर 1 है 40%, ऑप्शन 2 है 31%, ऑप्शन 3 है 60%, ऑप्शन 4 है 28%। बताइए बेंचरी मास्क का FiO फ्लो रेट कितना होता है। वह होता है ऑप्शन नंबर 1 कितना 40%, कितना रहेगा 40%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। बेंचरी मास का फ्लो रेट कितना होता है FiO2 फ्लो रेट 40%। ए पेशेंट इज हैविंग कैल्शियम लेवल ऑफ 7 mg/dl, आइडेंटिफाई सी चेंजेस सीन इन दिस पेशेंट। एक पेशेंट है जिसका सीरम कैल्शियम लेवल 7 mg/dl हो गया है, तो इस चीज़ में क्या चेंजेस आएंगे। ऑप्शन 1 है टी वेव इंटरवर्जन, ऑप्शन 2 है प्रोलॉन्ग QT इंटरवल, ऑप्शन 3 है प्रोमिनेंट टी वेव, ऑप्शन 4 है पीक यू वेव। तो बताइए जब सीरम कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो इस चीज़ में क्या चेंजेस आते हैं। टी वेव का इन्वर्जन होगा, या QR इंटरवल बढ़ जाएगा, या टी वेव का प्रोमिनेंट हो जाएगी, या फिर यू वेव पीक पे पहुंच जाएगी। तो इसमें होता है प्रोलॉन्ग QT इंटरवल। क्या होता है ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, प्रोलॉन्ग QT इंटरवल। QT इंटरवल जो है वह बढ़ जाता है ना। QT इंटरवल जानते हैं आप, ये Q है, क्या होगा QT इंटरवल मतलब ये Q है, ये दोनों के बीच का ये Q और ये T है ना। QT इंटरवल यहाँ से ये दोनों का इंटरवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्रोलॉन्ग QT इंटरवल। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द abnormality सीन इन दिस पेशेंट। बताइए pH दिया गया है 7.25, PCO2 दी गई है 40, बाइकार्बोनेट है 22, और सोडियम है 50 और क्लोराइड है 100। बताइए क्या होगा इसका एसिड बेस इम्बैलेंस में कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 1 है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन 2 है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन 3 है मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, ऑप्शन 4 है रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। बताइए pH कितना है, pH है 7.25 और CO2 है 40 और बाइकार्बोनेट है 22। बताइए क्या होगा, pH दिया गया है 7.25 क्या होगा। बताइए एसिडोसिस हो गया, कैलकुलेसिस होगा, ये होगा कौन सा एसिडोसिस। तो अब अपन को मालूम करना है एक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा या फिर मेटाबॉलिक होगा, है ना। ये तो मालूम कर लिया अपन ने कौन सा होगा, एसिडोसिस होगा ये, क्योंकि pH 7.35 से कम है। अब देखते हैं PCO2 क्या है। PCO2 दी गई है कितना है 40, कितना दिया गया है 40, और बाय काउंट दिया गया है 22। अब देखते हैं जो CO2 दिया गया है वो दिया 40, तो नॉर्मल कितना होता है 35 से 45। कार्बोनेट भी लोअर वैल्यू पे है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो जो बाइकार्बोनेट है वो जो CO2 है वो उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है ना।
क्योंकि बाइकार्बोनेट कम हो रहा है, 22 से 27 होता है नॉर्मल, 28 होता है, तो बाइकार्बोनेट कम हो रहा है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सक्शनिंग द पेशेंट कंप्लेन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, फर्स्ट नर्सिंग एक्शन शुड बी। सक्शन कर रहे हैं किसी पेशेंट का, ड्यूरिंग सक्शन के दौरान किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंप्लेन कर रहा है पेशेंट, तो नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या होगा? ऑप्शन 1 है इमीडिएटली रिमूव सक्शन कैथेटर, ऑप्शन 2 है सक्शन रैपिडली इन 5 सेकेंड एंड रिमूव द कैथेटर, ऑप्शन 3 है कॉल सीनियर नर्स, ऑप्शन 4 है कॉल डॉक्टर इमीडिएटली। बताइए, किसी पेशेंट का सक्शन के दौरान सक्शन हो रहा है, ड्यूरिंग सक्शन उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फील हो रहा है, कंप्लेन कर रहा है पेशेंट, तो नर्स का एक्शन क्या होगा? फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा? इमीडिएटली रिमूव सक्शन कैथेटर, सक्शन कैथेटर को हटा लेगी, या सक्शन करेंगे रैपिडली 5 सेकंड के लिए फिर हटाएंगे, या फिर सीनियर नर्स को कॉल करेंगे, या फिर डॉक्टर को कॉल करेंगे। तो हमेशा इसमें क्या होता है, सक्शन कर रहे हैं तो सक्शन को रोक देंगे, है ना? क्या आएगा फर्स्ट ऑप्शन इसका? इमीडिएटली रिमूव सक्शन कैथेटर। सक्शन करना रोक देंगे तो उसका जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया के अर्लीस्ट सिम्टम क्या होते हैं? हाइपोनेट्रीमिया मीन्स सोडियम होता है वह कम हो जाता है, ठीक है, सोडियम लेवल क्या हो जाएगा? लो सोडियम लेवल। तो हाइपोनेट्रीमिया के फर्स्ट सिम्टम क्या होंगे? ऑप्शन 1 है फटीग, या फिर अटैक्सिया, या फिर थर्स्ट, या फिर वीकनेस। बताइए, हाइपोनेट्रीमिया के अर्ली सिम्टम होते हैं वो होता है फटीग, थकान होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? फटीग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोकैलेमिया। द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी से होने वाले अर्लीस्ट साइन क्या होंगे? ऑप्शन 1 है ट्विचिंग, ऑप्शन 2 है नेगेटिव चेस्टिक साइन, ऑप्शन 3 है वीकनेस, ऑप्शन 4 है एक्सग्रेटेड DTR। बताइए, अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी से होने वाले अर्ली साइन कौन से होते हैं? ट्विचिंग, नेगेटिव चेस्टिक साइन, वीकनेस, या एक्सग्रेटेड DTR। तो जब कैल्शियम का लेवल कम होता है तो उसके अर्लीस्ट सिम्टम आते हैं, क्या आएंगे साइन? ट्विचिंग कराएगा, ट्विचिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट हैज़ वाइटल, एक पेशेंट के वाइटल जो है उसमें BP है 120/66, पल्स है 88 और SpO2 जो है 99 है, रेस्पिरेशन रेट 23 है। दिस पेशेंट शुड बी क्लासिफाइड इन विच कैटेगरीज, ठीक है। एक पेशेंट है जिसके वाइटल्स BP, पल्स, SpO2 और रेस्पिरेशन रेट इस प्रकार से हैं, तो पेशेंट को किस ट्राइज में रखा जाएगा? ऑप्शन 1 है रेड, ऑप्शन 2 है येलो, ऑप्शन 3 है ग्रीन, ऑप्शन 4 है ब्लैक। तो बताइए, पेशेंट है ना, BP ठीक है, पल्स भी ठीक है, SpO2 भी ठीक है और रेस्पिरेशन भी ठीक है, ज़्यादा नहीं है, तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, किस ट्राइज में रखेंगे? ट्राइज होती हैं अलग अलग है ना, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक। तो इसके ये ट्राइज दिए गए हैं पेशेंट की कंडीशन को, उसकी हेल्थ सिचुएशन को देख के ट्राइज से के द्वारा डिवाइड की जाती है पेशेंट किस कंडीशन में है। जब BP उसके वाइटल्स ठीक हैं तो उसको रखा जाएगा ग्रीन कैटेगरी में, ठीक है। रेड कैटेगरी में रखा जाता है, रेड ट्राइज उस पेशेंट को दिया जाता है जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में हो, ठीक है, जो इसको इमीडिएट एक्शन की, इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। येलो ट्राइज में थोड़ा पेशेंट
कुछ देर के लिए वेट कर सकता है, और ग्रीन में पेशेंट 1 घंटे तक वेट कर सकता है, ब्लैक में पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट इज हैविंग टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, BP 140/90 mmHg, रेस्पिरेशन 28 per minute, पेन स्केल 5, विच फैक्टर यू विल प्राइमरीली मैनेज इन दिस पेशेंट। बताइए, एक पेशेंट का टेम्परेचर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, BP 140/90 और रेस्पिरेशन रेट जो 28 पर मिनट है, पेन स्केल 5 है। तो प्राइमरीली मैनेजमेंट क्या रहेगा पेशेंट का? टेम्परेचर मैनेज करना रहेगा, BP मैनेज, या फिर रेस्पिरेशन, या फिर पेन। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पेशेंट का सबसे ज़्यादा क्या, अभी तो BP कंडीशन ठीक है, रेस्पिरेशन ठीक है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो हाई है। टेम्परेचर हाई होगा तो उसका रेस्पिरेशन रेट भी लो हो जाएगा, BP भी कंट्रोल में आएगा और पेन भी कम हो जाएगा। सबसे पहले उसको अपना पेन को जो टेम्परेचर है उसको मैनेज करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट हैज़ टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट और हार्ट रेट जो है उसकी वह है 110 पर मिनट, रेस्पिरेशन रेट है 23 पर मिनट, BP 132/66, विच फैक्टर यू विल प्राइमरी मैनेज इन दिस पेशेंट। तो इसमें से कौन सा फैक्टर को सबसे पहले मैनेज किया जाएगा? टेम्परेचर, ऑप्शन 1 है टेम्परेचर, ऑप्शन 2 है हार्ट रेट, ऑप्शन 3 रेस्पिरेशन, या फिर BP। बताइए कौन सा मैनेजमेंट सबसे पहले करेंगे? तो इसका राइट कौन सा होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 टेम्परेचर को, क्योंकि अगर क्या होता है कि अगर पेशेंट का टेम्परेचर हाई होता है तो इसकी रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाता है, पल्स रेट भी बढ़ जाता है, और BP जब पल्स बढ़ेगा तो BP भी ज़रूर बढ़ेगा, थोड़ा अंतर उसमें डिफरेंशिएशन आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसका टेम्परेचर को मैनेज करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ABC विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इम्प्रॉपर कार्डियक सर्कुलेशन। बताइए ABC के द्वारा ABC के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इम्प्रॉपर कार्डियक सर्कुलेशन, कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि जो कार्डियक सर्कुलेशन है वह इम्प्रॉपर है। ऑप्शन 1 है हाइपोटेंशन, ऑप्शन 2 है डिमिनिश्ड पल्स, ऑप्शन 3 है टैकिपनिया, ऑप्शन 4 है CRT लेस देन 3 सेकेंड। बताइए कैसे पता करेंगे कि इम्प्रॉपर कार्डियक सर्कुलेशन हो रहा है? हाइपोटेंशन, डिमिनिश्ड पल्स, टैकिपनिया, या फिर CRT लेस देन 3 सेकेंड। बताइए कि लिखा है इम्प्रॉपर कार्डियक सर्कुलेशन, तो हाइपोटेंशन हो रहा है, जिसका तो रीजन अलग हो सकते हैं। यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम कम हो सकता है या अदर रीजन हो सकते हैं, तो कार्डियक सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट नहीं है। और टैकिपनिया है, टैकिपनिया में मतलब पल्स रेट बढ़ जाना, पल्स रेट बढ़ रहा है तो इसका भी कोई वैसा मतलब कार्डियक सर्कुलेशन में कोई मतलब ऐसा नहीं होता है, इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। लेकिन डिमिनिश्ड पल्स मीन्स होता है पल्स रेट का स्लो हो जाना, है ना, पल्स रेट ठीक से नहीं चल रही है वो, ठीक है ना, पल्स रेट का डिमिनिश हो जाना यह इंडिकेट करता है कि इम्प्रॉपर कार्डियक सर्कुलेशन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग IV एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉज एक्स्ट्रा पेसेशन एंड डैमेज टू साइट। बताइए IV एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान कौन सी ड्रग
एक्स्ट्रावेसेशन एंड डैमेज कर देगी उस साइट को जहाँ पे ड्रग एडमिनिस्टर की जा रही है। ऑप्शन 1 है डायजेपाम, ऑप्शन 2 है एपिनेफ्रिन, ऑप्शन 3 है फेनेटोइन और ऑप्शन 4 है रेनाडिडिन। तो बताइए ऐसी कौन सी ड्रग होगी जो कि एक्स्ट्रावेसेशन मतलब एक्स्ट्रावेसेशन करेगी और साइट को डैमेज कर देगी? कौन सा रहेगा? बताइए कौन सा रहेगा? आंसर क्या रहेगा? डायजेपाम, एपिनेफ्रिन, फेनेटोइन या फिर रेनाडिडिन? बताइए जब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 फेनेटोइन। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 फेनेटोइन। ठीक है, थर्ड आंसर इसका सही रहेगा। क्या होता है जो फेनेटोइन होती है ना, एप्सुलिन बोलते हैं जिसको, है ना? क्या होता है? एप्सुलिन। एप्सुलिन जो होता है वह क्या करता है, जो जो साइट होती है ना, जब भी आईवी इंजेक्शन देते हैं वेन में जब भी आईवी इंजेक्शन देते हैं तो उस साइट को वह उसको स्वेलिंग कर देगी और उस एरिया को जहाँ पे आईवी इंजेक्शन करते हैं उसको डैमेज कर देगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 फेनेटोइन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसल्यूमिनेशन प्रोसीजर इज डन विथ। बताइए ट्रांसल्यूमिनेशन प्रोसीजर इज डन विथ। ऑप्शन 1 है पेनुपंचर, ऑप्शन 2 है एंजियोग्राफी, ऑप्शन 3 है ब्लड कल्चर, ऑप्शन 4 है बोन मैरो एस्पायरेशन। ट्रांसल्यूमिनेशन प्रोसीजर डन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए बेनिपंचर, एंजियोग्राफी, ब्लड कल्चर या बोन मैरो एस्पिरेशन? तो राइट आंसर होगा कौन सा? बेनिपंचर, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए 3-year चाइल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीड दैट कैन बी गिवन टू दिस चाइल्ड? बताइए एक 3 year ओल्ड बच्चा है, उसको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीड कौन सा होगा इस बच्चे के लिए? ऑप्शन 1 है मैश्ड बनानास, उसको केला मैश के खिलाएंगे। ऑप्शन 2 है दाल राइस, दाल चावल। ऑप्शन 3 है फ्रूट जूस। ऑप्शन 4 है बॉइल्ड सॉफ्ट कैरेट। बताइए ऑप्शन कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर रहेगा एक कॉम्प्लीमेंट्री फूड के द्वारा वो रहेगा दाल राइस। क्या रहेगा? दाल राइस। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चाइल्ड इज ऑन CPAP। एक बच्चा CPAP पे है एंड इज हेमोडायनामिकली स्टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग दिस चाइल्ड? बताइए एक बच्चा है CPAP है, वेंटिलेशन पे है और हेमोडायनामिकली स्टेबल है, वह ठीक है स्टेबल में है। और कौन सी उसकी बेस्ट मेथड होगी फीडिंग के लिए? ऑप्शन 1 है ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन 2 है नेजोफेरेंजियल फीड, ऑप्शन 3 है कप फीडिंग, ऑप्शन 4 है IV फ्लूइड। बताइए एक बच्चा CPAP है उसको खाने खिलाने के लिए बेस्ट फीडिंग मेथड कौन सी रहेगी? ब्रेस्ट फीडिंग रहेगी या फिर नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग रहेगी या फिर कप फीडिंग रहेगी या फिर IV फ्लूइड रहेगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए? कौन सा होगा सही आंसर इसका? इसका आंसर रहेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग। ठीक है, जब कोई पेशेंट वेंटिलेशन पर होता है, ठीक है ना, उसको आर्टिफिशियल मशीन से वेंटिलेशन दिया जाता है, तब वह अपने खुद से फीड नहीं कर सकता, तो उसका फीड कराने के लिए क्या होता है? नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब द्वारा नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग कराएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए 4.5 mm ET ट्यूब व्हाट साइज ऑफ सक्शन कैथेटर इज यूज्ड? एक 4.5 mm साइज की ET ट्यूब है, उसके सक्शन कैथेटर कौन से साइज का यूज़ करेंगे?
ऑप्शन 1 है 10 फ्रेंच, ऑप्शन 2 है 12 फ्रेंच, ऑप्शन 3 है 15 फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए 4.5 mm ET ट्यूब व्हाट साइज ऑफ सक्शन कैथेटर इज यूज्ड। 4.5 साइज की ET ट्यूब में कौन से साइज का सक्शन कैथेटर यूज करेंगे। ऑप्शन 1 है 10 फ्रेंच, ऑप्शन 2 है 12 फ्रेंच, ऑप्शन 3 है 15 फ्रेंच, ऑप्शन 4 है 18 फ्रेंच। बताइए किस साइज की ET ट्यूब का इस 4.5 ET ट्यूब में किस साइज का कैथेटर का यूज करेंगे। 10 फ्रेंच, 12 फ्रेंच, 15 या फिर 18 फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10 फ्रेंच का सक्शन कैथेटर यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO डिक्लेयर्ड कोविड-19 ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। WHO ने कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया था। ऑप्शन 1 है 13 जनवरी 2020, ऑप्शन 2 है 30 जनवरी 2020, ऑप्शन 3 है 31 जनवरी 2020, ऑप्शन 4 है 20 जनवरी 2020। बताइए कब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। 30 जनवरी 2020 को WHO ने कोविड को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में डिक्लेयर कर दिया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल इंटरवल ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स इज। QRS कॉम्प्लेक्स का नॉर्मल इंटरवल कितना होता है। ऑप्शन 1 है 0.08 सेकेंड, ऑप्शन 2 है 0.12 सेकेंड, ऑप्शन 3 है 0.16 सेकेंड, ऑप्शन 4 है 0.4 सेकेंड। बताइए नॉर्मल QRS इंटरवल कितना रहेगा। QRS मीन्स QRS कॉम्प्लेक्स कितना रहेगा इंटरवल। इसका आंसर रहेगा कितना रहेगा ऑप्शन नंबर 1 0.08 सेकेंड इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है 0.08 सेकेंड इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लो रेट ऑफ अ ड्रग इज शोन एज 50 ml in 15 मिनट। द करेक्ट फ्लो रेट ऑफ दिस ड्रग इज। ठीक है एक ड्रग है जिसको 15 मिनट में 15 ml 50 ml फ्लो किया है। ठीक है तो उसका करेक्ट फ्लो रेट क्या होगा। मीन्स अगर एक ड्रग 15 ml जो है 50 मिनट 15 मिनट में फ्लो किया है ना, उसको लगाया गया है पेशेंट को, तो 1 घंटे में कितने ml लगाया जाएगा। बताइए 15 मिनट में 50 ml तो 1 घंटे में कितना होगा आंसर 20 ml पर आवर। क्या रहेगा उसका फ्लो रेट। फ्लो रेट रहेगा उसका 200 ml पर आवर्स। कितना रहेगा 200 ml पर आवर्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा है ना आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए पेशेंट द डिजायर्ड डोज ऑफ अ ड्रग इज 200 mg BD। एक ड्रग है पेशेंट को एक ड्रग का डोज कितनी रिक्वायर्ड होती है 200 mg रिक्वायर्ड है। ठीक है द अवेलेबल डोज ऑफ दिस ड्रग इज 0.1 ग्राम। द करेक्ट डोज ऑफ वन डोज ऑफ दिस ड्रग इज। द करेक्ट डोज कितना रहेगा इस ड्रग का बताइए। द करेक्ट डोज ऑफ वन डोज ऑफ दिस ड्रग इज। एक डोज के लिए इस ड्रग का कितना करेक्ट डोज रहेगा। एक ड्रग है वो कितना mg का है 0.1 mg। 0.1 mg मीन्स 100 नहीं कितना है 0.1 ग्राम। 0.1 ग्राम का मतलब होता है 100 mg है ना। तो एक टैबलेट जो है वो 100 mg की है तो कितना जरूरत पड़ती है उसको 200 mg। कितना टैबलेट देंगे उसको 2 टैबलेट उसको देंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा।
ऐसा में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजायर्ड डोज ऑफ मॉर्फिन फॉर अ पेशेंट इज 0.4 mg, डोज अवेलेबल इन 1 mg पर ml, द करेक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ दिस पेशेंट इज। एक पेशेंट को डिजायर डोज है मॉर्फिन का वो है 0.4 mg, ठीक है, और अवेलेबल जो अपने पास डोज है वो है 1 mg पर ml। तो करेक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ दिस पेशेंट इज, तो कितना ml डोज एक पेशेंट को देंगे बताइए, कितना है रिक्वायर्ड डोज, ठीक है, रिक्वायर्ड डोज कितना है और अवेलेबल डोज कितना है, रिक्वायर है अपने, रिक्वायर कितना है 0.4 mg, ठीक है, और अवेलेबल कितना है 1 mg। तो कितना डोज देंगे एक पेशेंट को बताइए, कितने ml देंगे। ऑप्शन 1 है 0.4 ml, ऑप्शन 2 है 0.8 ml, ऑप्शन 3 है 0.2 ml और ऑप्शन 4 है 0.3 ml। बताइए कितना देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कैसे होगा ऑप्शन नंबर 1, तो रिक्वायर्ड डोज कितना है 0.4 ml, ठीक है, और अवेलेबल डोज कितना है 1 mg इंटू क्वान्टिटी कितनी है पर ml में, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा 0.4 ml। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अस्थमा पेशेंट कम्स टू इमरजेंसी विथ कंप्लेंट ऑफ wheezing एंड चेस्ट पेन, व्हाट शुड बी द फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन फॉर दिस पेशेंट। बताइए एक पेशेंट आया है, अस्थमा का पेशेंट है, एक इमरजेंसी डिपार्ट में आया है, उसको wheezing एंड चेस्ट पेन हो रहा है, तो उसको ऑक्सीजन फ्लो रेट कितना रहेगा। ऑप्शन 1 है 2 ml पर मिनट, ऑप्शन 2 है 5 ml, ऑप्शन 1 है 2 लीटर पर मिनट, ऑप्शन 2 है 5 लीटर पर मिनट, ऑप्शन 3 है 10 लीटर पर मिनट और ऑप्शन 4 है 15 लीटर पर मिनट। जब भी अस्थमा या फिर सीओपीडी का पेशेंट होता है उसका फ्लो रेट क्या रहता है, फ्लो रेट बहुत ज़्यादा हाई फ्लो रेट पे ऑक्सीजन नहीं देते हैं, तो फ्लो रेट रहेगा 2 लीटर पर मिनट, कितना रहेगा 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन फ्लो रेट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। असल में अस्थमा और सीओपीडी जो पेशेंट होते हैं उनके हाई फ्लो रेट पे ऑक्सीजन नहीं देते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है 2 लीटर पर मिनट। तो आज ये अपने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, देखिए, और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।